नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 16 की, जो कि प्रैक्टिस सेट से पहले आज हम बात करेंगे एक चित्रकार जो कि है नीरज मजूमदार के विषय में हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट 16 के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले आगामी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम बात करते हैं नीरज मजूमदार के विषय में। किसके विषय में बात करेंगे? पहले हम नीरज मजूमदार के विषय में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मजूमदार के विषय में हम बात कर लेंगे। देखिए, पहले क्या है कि नीरज मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये बात आती है। तो नीरज मजूमदार का जो जन्म है 11 मई 1916 को कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। क्या हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो जैसे बात होती है कि किसके छोटे भाई बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार थे, तो ये नीरज मजूमदार के छोटे भाई जो कि प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। फिर बात होती है कि किसके कला पे तंत्र कला का सशक्त प्रभाव रहा। किसके कला पे तंत्र कला का सशक्त प्रभाव रहा, तो वो कौन थे? वो नीरज मजूमदार थे। कौन थे वो? नीरज मजूमदार ऐसे चित्रकार थे जिनकी कला पे तंत्र कला का सशक्त प्रभाव रहा है, जो कि भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला की प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार की बात की जाए तो कौन थे वो? नीरज मजूमदार ही थे। नीरज मजूमदार थे। फिर बात होती है कि इनकी जो छोटी बहन थी सानू लाहिरी की प्रसिद्धि चित्रकार व कला शिक्षिका के रूप में रही है। किस में रही है? चित्रकार व कला शिक्षिका के रूप में रही है। फिर बात होती है कि सबसे ऊंची सार्वजनिक कला का इनका उदाहरण कौन सा है? तो द स्पीयर ऑफ डबलिन या मॉन्यूमेंट ऑफ लाइट। क्या था? द स्पीयर ऑफ डबलिन मॉन्यूमेंट ऑफ लाइट। फिर बात होती है कि कौन से ऐसे चित्रकार थे जो अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया करते थे, तो वो कौन थे? वो थे नीरज मजूमदार। कौन थे वो? नीरज मजूमदार। इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे नेता का घाट। किसका? नेता का घाट। फिर नेजाज घाट, फिर लीडा और हंस, ये किसके हैं? ये नीरज मजूमदार के चित्रण है। फिर बात होती है कि किसके आकृतियों में चिन्हों अक्षरों को अपने चित्रों में संयोजित किया, तो ये नीरज मजूमदार थे। फिर बात होती है कि इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1982 में होती है। तो आज हमने बात किया नीरज मजूमदार के विषय में। कल हम करेंगे बात भावेश चंद्र सान्याल के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। जातक ग्रंथों के आधार पर अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? क्या कह रहा है? जातक ग्रंथों के आधार पर अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो कितने? 84,000 स्तूप का उन्होंने निर्माण करवाया था महान सम्राट अशोक ने। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 2 की। मौर्यकालीन स्तंभों का निर्माण कहाँ के पत्थरों से हुआ? क्या कह रहा है? मौर्यकालीन स्तंभों का निर्माण कहाँ के पत्थरों से हुआ? तो ये चुनार के लाल पत्थरों से हुआ है। कहाँ से हुआ है? चुनार के लाल पत्थरों से हुआ है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 3 की। सांची के स्तूप का आधार व्यास कितना है? सांची के स्तूप का आधार व्यास कितना है? तो 120 फीट है। कितना है? 120 फीट है। इसका सही ऑप्शन सी है, 120 फीट है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 4 की। बेसनगर स्तंभ को किसने बनवाया? तो बेसनगर स्तंभ को किसने बनाया था? हेलियोडोरस ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने बनवाया था। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 5 की। किस स्तूप में 400 से अधिक उत्कीर्ण लेख हैं? किस स्तूप में 400 से अधिक उत्कीर्ण लेख हैं? तो किसमें है ये? सांची स्तूप। किसमें है ये? सांची स्तूप। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 6 की। भरहुत स्तूप की खोज किसने की? भरहुत स्तूप की खोज किसने की? तो किसने किया था? तो कनिंघम ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। वर्तमान में कौन सा स्तूप पूर्णतः नष्ट हो गया है? तो कौन सा
पूर्णतः नष्ट हो गया है। तो ये बरहुत स्तूप जो है पूर्णतः नष्ट हो गया है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 8 की, चीन की दीवार का निर्माण करवाया। चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट शी हांगटी ने। किसने करवाया था? सम्राट शी हांगटी ने, ऑप्शन नंबर बी। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 9 की, पगोड़ा किस सभ्यता से संबंधित है? पगोड़ा किस सभ्यता से संबंधित है? तो पगोड़ा किस सभ्यता से संबंधित है? तो आइए हम देखते हैं। 10th की बात हम करें तो प्रैक्टिस सेट के हिसाब से चीन दे रहा है, तो इसका आप लोग सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो इसका सही आंसर चीन दे रहे हैं, जो कि होना चाहिए मिस्र, हमारे हिसाब से मिस्र होना चाहिए। फिर हम बात कर, इसको अभी हम लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, लोहे का आविष्कार कब हुआ? लोहे का आविष्कार कब हुआ? तो लोहे का आविष्कार कब हुआ? 2000 ईसा पूर्व। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 11 की, पुरुषपुर टावर कितना ऊंचा है? पुरुषपुर टावर कितना ऊंचा है? तो ये 400 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 400 फीट ऊंचा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? दशावतार मंदिर किस काल की स्थापत्य कला है? दशावतार मंदिर किस काल की स्थापत्य कला है? तो ये गुप्त काल का है। किसका है? गुप्त काल के कला का स्थापत्य कला है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ का है? तो कहाँ से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? तो सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है। फिर आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंग मंदिर कहाँ है? सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंग मंदिर कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये है तिरुचिरापल्ली में है। कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली में है। कहाँ पे है ये? तिरुचिरापल्ली में है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माता हैं तो कौन से थे? कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? से नरसिंह देव प्रताप वर्मन थे। कौन से? नरसिंह देव प्रताप वर्मन। देखिए, सांची स्तूप की अगर बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। देखिए, सांची में की एक है साल भंजिका यक्षी की आकृति जो मिली है वो आंध्र सातवाहन के काल में मिली है। किसमें मिली है? आंध्र सातवाहन के काल में मिली है। एक बात और, भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो पिपरहवा है। कौन सा है? स्तूप की बात की जाए तो पिपरहवा है। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप की बात की जाए तो केसरिया स्तूप चंपारण में है। कहाँ पे है? केसरिया स्तूप चंपारण में है। फिर बात की जाएगी विश्व का सबसे बड़ा स्तूप तो बोरोबुदूर में है। कहाँ पे है? बोरोबुदूर में है। तो बोरोबुदूर का निर्माण कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में शैलेश राजवंश के अंतर्गत हुआ था। किसके अंतर्गत? शैलेश राजवंश के अंतर्गत हुआ था। फिर बात होती है भरहुत स्तूप की। अगर विषय में हम बात करें तो भरहुत स्तूप जो कि शुंग काल में है, शुंग काल का बना है, ये सतना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सतना में स्थित है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कर रहा है? दिलवाड़ा मंदिर के निर्माता है। दिलवाड़ा मंदिर के निर्माता है। तो दिलवाड़ा मंदिर के निर्माता कौन है? तो ये तेजपाल। कौन से हैं? तेजपाल। देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को और क्या कहा जाता है? तो ये पहले सबसे ये सूर्य देवता को समर्पित है। ये उड़ीसा प्रांत में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, इसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ठीक, इसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इस कब बना था? तो ये 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रताप वर्मन ने बनवाया था। फिर बात होती है दिलवाड़ा मंदिर की। बात करते हैं तो दिलवाड़ा मंदिर को चालुक्य शासक जो थे भीमदेव प्रथम के सामंत जो बिमल शाह थे उन्होंने बनवाया था। तो दिलवाड़ा का मंदिर ये कहाँ पे है? ये दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? ये तो दिलवाड़ा मंदिर ये राजस्थान के माउंट आबू में है।
जो कि जैन के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैन मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, फिर बात होती है कि हमने आपको बता दिया कि इसमें किससे बना है। ये अंबाजी मार्बल पे से बना है, ये माउंट आबू पे स्थित है। और किसने बनवाया था? तो भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने बनवाया था। इसमें बिमल शाह नहीं दिया गया है, तेजपाल दिया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। किस वंश के शासक ने लिंगराज मंदिर को बनवाया था? किस वंश के शासक ने लिंगराज मंदिर को बनवाया था? तो किस वंश के? तो ऑप्शन नंबर बी, गंगी वंश के शासक ने लिंगराज मंदिर को बनवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। साक्षी गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो साक्षी गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1, जगन्नाथपुरी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कंदरिया महादेव का मंदिर किस प्रांत में है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। गुजरात का मुडेरा सूर्य मंदिर किस शैली का है? गुजरात का मुडेरा मंदिर किस शैली का है? तो ये नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सैंधव काल के मकान में के कोनों पर किस आकार के ईंट का प्रयोग में लाया जाता था? तो किस प्रकार के आकार का ईंट का प्रयोग लाया जाता था? तो एल आकार के ईंट का प्रयोग लाया जाता था। किसमें? एल आकार के ईंट का प्रयोग में लाया जाता था। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हमको कहाँ से मिलता है? नाली का साक्ष्य हमको लोथल से मिलता है। तो कहाँ से मिलता है नाली का साक्ष्य? लोथल से मिलता है। तो सबसे बड़ी बात, लोथल है कहाँ? तो लोथल गुजरात में है। किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के तट पे स्थित है। किसके? ये भोगवा तट के नदी पे स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। किसने किया था? शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने, जिसे कहा जाता है SR राव ने किया था। देखिए यहाँ से हमें कुछ घरों में जैसे पशुओं की हड्डी, तांबा व कांचली मिट्टी के मनके, सोने का आभूषण, वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार अग्निवेदियाँ पाई गई हैं। शंख तथा तांबे का काम करने वाले कारीगरों कारखाने भी स्थापित यहीं पर थे। फिर बात होती है यहाँ से क्या मिला है? फारस की खाड़ी की एक मुहर भी मिली है। फिर क्या मिलता है यहाँ पे हमको डाकयार्ड भी मिलता है। क्या मिलता है? डाकयार्ड भी हमको यहीं से मिलता है। फिर बात की जाए तो यहाँ के चावल के जो अवशेष मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, यहीं से मिलता है। फिर बात होती है कि सती प्रथा का आरंभ कहाँ से अनुमान लगाया जाता है? तो ये लोथल में ही सती प्रथा के होने का आरंभ का पता यहीं से लगाया जाता है। फिर बात होती है कि यहाँ से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? 3 युगल समाधियों के साक्ष्य यहीं से हमको मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से ही मिलते हैं। लोथल जो कि कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। फिर यहाँ लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो किसने कहा था? तो SR राव ने ही कहा था इसे। फिर बात होती है कि यहाँ से हमको क्या क्या मिलता है? जैसे घोड़े की लघु मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। बर्तन पर पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रांकन भी यहीं से मिलता है। और सबसे बड़ी बात, तांबे का बना हुआ एक हंस भी यहीं से हमको मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो यहीं से हमको मिलता है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? धमेक स्तूप कहाँ है? तो धमेक स्तूप कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? ये सारनाथ में है। कहाँ पे है धमेक स्तूप? तो ये सारनाथ में है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट 25 की। अमरावती स्तूप किस काल में बना है? अमरावती स्तूप किस काल में बना है? तो सातवाहन काल में बना है। किसमें बना है? तो सातवाहन काल में बना है। बात की जाए धमेक स्तूप की, तो धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता जो शासक थे, कौन से थे? तो गुप्त शासक थे। कौन से थे? यो गुप्त शासक
थे। फिर बात करते हैं हम अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप के विषय में हम बात करते हैं। अमरावती स्तूप किस काल में बनी है? तो ये सातवाहन काल में बनी है। किसमें बनी है? सातवाहन काल में बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कार्ले का विशाल चैत्य गृह कहाँ स्थित है? तो कार्ले का विशाल चैत्य गृह कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नासिक का पांडुलेड चैत्य गृह कब बना था? तो ये कब बना था? तो ये प्रथम शताब्दी में बना था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। नागर शैली के मंदिर कितने कोणिक होते हैं? नागर शैली के मंदिर कितने कोणिक होते हैं? तो चतुष्कोणिक होते हैं। कितने होते हैं? चतुष्कोणिक होते हैं। फिर आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की। आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर कौन सा है? तो कौन सा है? ये लिंगराज मंदिर है। कौन सा है? ये लिंगराज मंदिर है। कौन सा है? तो लिंगराज मंदिर है। फिर हम बात करते हैं लिंगराज मंदिर के निर्माण कौन करवाया था? तो ये केसरी ने करवाया था। कौन करवाया था? तो ये केसरी ने करवाया था। कि ये कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर की शैली क्या है? तो ये कलिंग शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? तो कलिंग शैली में बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। रावण की खाई कहाँ है? तो रावण की खाई कहाँ पे है? तो एलोरा में है। कहाँ पे है ये एलोरा में है। एलोरा में है। किस में है? एलोरा गुफा में स्थित है रावण की खाई। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। फिर हम बात करते हैं 32 की। गोपुरम किस शैली से संबंधित है? गोपुरम किस शैली से संबंधित है? तो ये द्रविड़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं 33 की। बेसर शैली को और कौन से नाम से जाना जाता है? बेसर शैली को और कौन सी नाम से जाना जाता है? तो इसे चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। बेसर शैली का मंदिर किस आकार का होता है? तो बेसर शैली का मंदिर किस आकार का होता है? तो अर्धगोलाकार आकार का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। दिलवाड़ा का मंदिर किस पत्थर से बना है? तो अभी हमने बताया दिलवाड़ा का मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का है? तो किस शैली का है? ये नागर शैली में बना हुआ है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किस शैली का है? तो कांचीपुरम के कैलाश मंदिर जो कि द्रविड़ शैली का बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं 38। 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ पे है? 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे है? भेड़ाघाट जबलपुर में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। स्तंभ युक्त मंडप किस शैली का उदाहरण है? स्तंभ युक्त मंडप किस शैली का उदाहरण है? तो महेंद्र वर्मन शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भैरव कुंड मंडप कहाँ स्थित है? भैरव कुंड मंडप कहाँ स्थित है? तो ये अर्काट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो अर्काट में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। मामल्ल शैली का विकास कहाँ हुआ है? मामल्ल शैली का विकास कहाँ पे हुआ है? तो मामल्लपुरम में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मामल्लपुरम में हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। वैलेयान कुट्टई रथ किस शैली का नमूना है? तो ये किस शैली का नमूना है? तो ये मामल्ल शैली का नमूना है। किस शैली का नमूना है? तो मामल्ल शैली का नमूना है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। अपराजिता शैली का विकास किस काल में हुआ है? तो अपराजिता शैली का विकास किस काल में हुआ है? तो ये पल्लव काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? ऑप्शन नंबर बी पल्लव काल में हुआ है। फिर हम बात करते हैं 34 की।
का मंदिर किस शैली का उदाहरण है? बहूर का मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो ये अपराजिता शैली का उदाहरण है। किस शैली का उदाहरण है? तो अपराजिता शैली का उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है 45 में? तो ये तंजौर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण? तो ये तंजौर में हुआ है। फिर हम बात करते हैं 46 की। कोरंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कोरंगनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये कोरंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिचिनापल्ली में स्थित है। तो बात होती है 47 की। कोरंगनाथ का मंदिर किसने बनवाया? कोरंगनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो परांतक प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो परांतक प्रथम ने बनवाया था। फिर हम बात करते हैं 48 की। गंगई चोलपुरम का मंदिर किसने बनवाया? गंगई चोलपुरम का मंदिर किसने बनवाया? तो ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल ने बनवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। मामल्लपुरम का सौर मंदिर किस शैली का है? तो ये किस शैली का है? तो ये राज सिंह शैली का है। ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। बैकुंठनाथ पेरुमल मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो ये किस शैली का उदाहरण है? तो ये राज सिंह शैली का उदाहरण है। किस शैली का उदाहरण है? तो ये राज सिंह शैली का उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया मित्रों? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का जो कि ये एक शासक था। दिल्ली सल्तनत का ये शासक था। इसको दिल्ली सल्तनत का ये शासक था। चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। अटाला मस्जिद किस शैली का है? तो ये किस शैली का है? सरकी शैली का है, जो कि अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। फिर हम बात करते हैं 53 की। कमाल मौला की मस्जिद किस शैली की है? कमाल मौला की मस्जिद किस शैली की है? तो ये किस शैली की है? तो ये मालवा शैली की है। किस शैली की है? तो मालवा शैली की है। फिर हम बात करते हैं 44 की। हमदाम मस्जिद किस शैली में बनी है? हमदाम मस्जिद किस शैली में बनी है? तो ये किस शैली में बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, कश्मीरी शैली में बनी है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। शेख फरीद का मकबरा किस शैली का है? शेख फरीद का मकबरा किस शैली का है? तो ये गुजराती शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? ये गुजराती शैली में बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है। फिर हम बात करते हैं 57 की। गोल गुंबद किस शैली में बना है? गोल गुंबद किस शैली में बना है? तो ये किस शैली में बना है? ये दक्षिणी शैली में बना है। किस शैली में बना है? तो ये दक्षिणी शैली में बना है गोल गुंबद। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। झांझरी मस्जिद किस शैली का नमूना है? झांझरी मस्जिद किस शैली का नमूना है? तो ये सरकी शैली का नमूना है। किस शैली का नमूना है? तो ये सरकी शैली का नमूना है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। खंभात का जामा मस्जिद किस शैली का है? खंभात का जामा मस्जिद किस शैली का है? तो ये गुजराती शैली का है। किस शैली का है? ये गुजराती शैली का है। फिर हम बात करते हैं 60 की। कदम रसूल मस्जिद की शैली क्या है? कदम रसूल मस्जिद की शैली क्या है? तो ये बंगाली शैली में है। ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। इल्तुतमिश का मकबरा किस पत्थर से बना हुआ है? किस पत्थर से बना हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं 62 की।
अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, जमात खां का मस्जिद कहाँ स्थित है? जमात खां का मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। फिर बात करते हैं 64 की, गयासुद्दीन का मकबरा कहाँ है? तो गयासुद्दीन जो कि तुगलक वंश के थे, जो कि इस प्रमुख शासक थे तुगलक वंश के, तो ये तुगलकाबाद में है। कहाँ पे है? तुगलकाबाद में है। फिर हम बात करते हैं 65 की, ढलवा मंदिर दीवारों का मंदिर किसके काल में हुआ? ढलवा दीवारों का प्रयोग किसके काल में हुआ? क्या कह रहा है? ढलवा दीवारों का प्रयोग किसके काल में हुआ? तो ये किसके काल में हुआ? तो तुगलक वंश के काल में हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, मेहराब लिंटन सहतीर का प्रयोग किसने किया? तो मेहराब लिंटन सहतीर का प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 1 लोदी वंश ने किया। फिर हम बात करते हैं 67 की, आगरे के किला में कौन सा पत्थर लगा हुआ है? तो आगरे के किला में कौन सा पत्थर लगा हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, फतेहपुर सीकरी में किलों में कितने दरवाजे हैं? फतेहपुर सीकरी के किले में कितने दरवाजे हैं? तो टोटल यहाँ पे 9 दरवाजे हैं। फिर हम बात करते हैं 69 की, बुलंद दरवाजे की लंबाई कितनी है? तो बुलंद दरवाजे की लंबाई कितनी है? तो 176 फीट है। तो ये कब बना था? तो 1601 ईस्वी में बना था। कहाँ पे बना है ये? फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। अगर बुलंद दरवाजे की ऊंचाई की बात की जाए तो 134 फीट है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 134 फीट है। तो बात की जाए कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो जो बुलंद दरवाजे का इसने उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में कराया था? तो गुजरात अभियान का जो विजय प्राप्त किए थे उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने 1601 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में पड़ता है वहाँ पे इन्होंने करवाया था। अब कितनी ऊंचाई की बात कर रहा है ये? तो 176 फीट ऊंची है, ऊंचाई 134 फीट है। अगर लंबाई की बात की जाए तो 176 फीट है। ज़मीन से कुल कितना ऊंचा है? तो 176 फीट। अगर टोटल ऊंचाई की बात की जाएगी, अगर सिर्फ ज़मीन को छोड़ के, आधार छोड़ के, तो 134 फीट है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, इलाहाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इलाहाबाद किले का निर्माण अकबर करवाता है। कौन करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं 71 की, ताजमहल का निर्माण किन पत्थर से हुआ है? तो ताजमहल का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? तो संगमरमर से हुआ है। फिर हम बात करते हैं 72 की, लाल महल का निर्माण किसने करवाया? लाल महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये बलबन ने करवाया था। किसने करवाया था? तो बलबन ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, सीरी का किला किसने बनवाया? किसकी बात कर रहा है ये? सीरी का किला किसने बनवाया? तो सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, अटाला मस्जिद कहाँ पे? अभी हमने बताया ये जौनपुर में है। फिर 75 के, अगर जहाँ पनाह नगर कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 76 की, 12 खंभा महल किसने बनवाया? 12 खंभा महल किसने बनवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। फिर हम बात करते हैं 77 की, हिंडोला महल कहाँ है? हिंडोला महल कहाँ पे है ये? तो ये मांडू में है। कहाँ पे है ये? मांडू में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, खिड़की मस्जिद किसने बनवाया? खिड़की मस्जिद किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। फिर बात होती है 79 की,
मस्जिद ए आला किसने बनवाया? मस्जिद ए आला किसने बनवाया? तो ये ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान ने बनवाया था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? ये सासाराम बिहार में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। अजमेर का किला किसने बनवाया? अजमेर का किला किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। फिर बात होती है 82 की। अटक का किला निर्माता कौन है? अटक का किला का निर्माता कौन है? तो कौन है ये भी अकबर ही है। कौन है? अकबर ही है। फिर हम बात करते हैं 83 की। दिल्ली के लाल किले का निर्माता कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। कौन है ये? सी शाहजहां। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब ने कहाँ बनवाया था? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के में बनवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। दिल्ली में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के विषय में हम बात करते हैं। तो आइए 86 के विषय में बात करें। जामी मस्जिद किसने बनवाई? जामी मस्जिद किसने बनवाई? तो बेग कुदुसिया ने बनवाई। किसने बनवाया? बेग कुदुसिया ने बनवाया था। फिर हम बात करते हैं 87 की। सेंट जॉन गिरजाघर किस शैली का है? सेंट जॉन गिरजाघर किस शैली का है? तो ये कॉलोनियल शैली का है। किस शैली का है? कॉलोनियल शैली का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो ये बहाई धर्म से। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। विजय स्तंभ अथवा कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। मंदानी का मकबरा किस शैली का है? मंदानी का मकबरा किस शैली का है? तो ये कश्मीरी शैली का है। किस शैली का है? तो कश्मीरी शैली का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बड़े खां एवं छोटे खां का मकबरा किसने बनवाया? बड़े खां एवं छोटे खां का मकबरा किसने बनवाया? तो ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी ने बनवाया था। कौन बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी ने बनवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। एक लिंग का मंदिर कहाँ है? एक लिंग का मंदिर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में स्थित है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 93 की। दक्ष महादेव मंदिर कहाँ है? दक्ष महादेव मंदिर कहाँ पे है? ये तो हरिद्वार में है। कहाँ पे है? ये हरिद्वार में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। खपड़ा खोड़िया गुफा कहाँ है? खपड़ा खोड़िया गुफा कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये जूनागढ़ में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। गुजरात में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? गुजरात में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अहमद शाह ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। दिलावर खां की मस्जिद का निर्माण कब हुआ? दिलावर खां की मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था 1405 में हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। आदिल शाह का किला कहाँ है? तो आदिल शाह का किला भी दिल्ली में ही है। कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। राष्ट्रपति भवन कितने एकड़ में फैला है? तो राष्ट्रपति भवन 330 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में फैला है? ये 330 एकड़ में फैला है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कब हुआ था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1577 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था?
1577 ईस्वी में हुआ था। फिर बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, 19वीं सदी का ताजमहल किसे कहा जाता है? 19वीं सदी का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बहाई मंदिर दिल्ली। किसे कहा जाता है? बहाई मंदिर दिल्ली को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 101 की, भित्ति चित्र किस काल से संबंधित है? तो भित्ति चित्र किस काल से संबंधित है? तो ये प्रागैतिहासिक काल कहिए चाहे आदिम काल कहिए, उसी काल से संबंधित है। भित्ति चित्रकारी जो कि आदिम काल से ही शुरुआत हो जाती है। ठीक, जैसे प्रागैतिहासिक काल में ही शुरू हो जाती है। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम इसकी खोज कहाँ हुई थी? तो मिर्ज़ापुर में हुई थी। तो कौन किया था? कार्लाइल और कॉकबर्न ने। कब किया था? तो 1880 में किया था। कब किया था? 1880 में किया था। तो यह क्षेत्र किस पहाड़ी पे है? तो ये कैमूर पहाड़ी पे है। किस पहाड़ी पे है? ये कैमूर पहाड़ी पे है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की, रंगोली किस राज्य की लोक कला है? रंगोली किस 102 की बात कर रहे हैं, रंगोली किस राज्य की लोक कला है? तो ये महाराष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की, अष्ट सहस्त्रिका का चित्र किस ग्रंथ पर आधारित है? अष्ट सहस्त्रिका का चित्र किस ग्रंथ पे आधारित है? तो ये बौद्ध ग्रंथ पे आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 का, अल्पना की लोक कला चित्रण किस राज्य से संबंध है? अल्पना की बात कर रहा है तो किस राज्य से है? ये पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से है? ये पश्चिम बंगाल से है। आइए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के जोगीमारा गुफा के चित्र किस काल से संबंध है? किस काल से संबंध है? जोगीमारा गुफा की ये बात हो रही है। जोगीमारा की गुफा किस काल से संबंधित है? तो किस काल से है? ये मौर्य काल से है। किस काल से है ये? तो ये मौर्य काल से संबंधित है। जोगीमारा गुफा ये मौर्य काल से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 सही है, गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ? गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ? तो ये गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ? तो ये कुषाण के काल में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है, कुषाण काल से। फिर हम बात करते हैं 107 की, अजंता की गुफा के चित्र किस धर्म संप्रदाय से है? अजंता की गुफा के चित्र किस धर्म संप्रदाय से है? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से है। किससे? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की, गुजराती शैली किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? गुजराती शैली किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है? ये ग्रंथ हेतु है। किसके लिए है? ये ग्रंथ हेतु है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की, गुजरात शैली का बसंत विलास किसके काल का है? क्या कर रहा है? गुजरात शैली का बसंत विलास किसके काल का है? तो ये किसके काल का है? तो अहमद शाह के काल का है। ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की, गुजराती चित्रकला को खोजा। तो गुजराती चित्रकला को किसने खोजा? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने खोजा। किसने? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने खोजा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की, परवल के समान आंखें किस शैली की देन है? परवल के समान आंखें किस शैली की देन है? तो ये अपभ्रंश शैली की देन है। किस शैली की देन है? तो अपभ्रंश शैली की देन है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, मुड़े हाथ एंडी उंगलियां किस शैली से युक्त हैं? तो ये किस शैली से युक्त है? तो ये अजंता शैली से हैं। किससे हैं? 112 के, जो कि अजंता शैली से हैं। तो अजंता में जानते हैं फ्रेस्को सेस्को विधि का प्रयोग हुआ है। अजंता में फ्रेस्को सेस्को विधि का प्रयोग अजंता के गुफाओं में हुआ है।
फिर बात होती है गुफा संख्या 9 की बात हम करते हैं इसमें। तो गुफा संख्या 9 में हीनयान तथा महायान दोनों शाखाओं में है। किसमें है? हीनयान तथा महायान दोनों शाखाओं में है। यहाँ पे किसके किसके मिलते हैं? चित्रण हमको मिलते हैं। तो स्तूप पूजा का भी मिलता है, जिसमें 16 व्यक्तियों का एक समूह है, स्तूप की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। फिर किसका है? तो नाग पुरुष का है। फिर पशुओं को खदेड़ता चरवाहा। फिर बात होती है गुफा संख्या 10 की। गुफा संख्या 10 क्या है? ये प्राचीनतम गुफा है। ये कब बनी थी? तो आंध्र सातवाहन काल में बनाई गई थी। 2 काल में ये चित्रण होता है। ठीक, 2 काल में इसमें चित्रण होता है, एक साम जातक, एक छदंत जातक। छदंत जातक का मतलब क्या है? जंगल में हाथियों को जल क्रीड़ा में मग्न चित्र बनाया गया है। फिर बरगद, आम, गूलर के चित्र। छदंत हस्ती अपने हथनियों को सूंड से कमल पुष्प देते हुए दिखाया गया है, और कहीं कहीं अजगर से बचाते हुए भी दिखाया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। क्या कह रहा है कि मीर सैयद अली और अब्दुल पर किसके काल से है? मीर सैयद अली और अब्दुल पर किसके काल से संबंध है? तो किसके काल से संबंध है? तो हुमायूं के काल से संबंध है। किस काल से संबंधित है? तो हुमायूं के काल से संबंध है। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 114 की। दस्ताने हमीर हमजा को किसने चित्रित किया? दस्ताने हमीर हमजा को तो किसने चित्रित किया है? तो किसने चित्रित किया है? दस्ताने हमीर हमजा को किसने चित्रित किया है? तो मीर सैयद अली ने चित्रित किया है। देखिए, मीर सैयद अली ने चित्रित किया है। तो बात होती है दस्तान ए अमीर हमजा की, जिसे हज्जनामा भी कहा जाता है। तो इसके चित्रण का समय कब से कब तक है? तो 1558 से लेके 1573 तक। कितना? 1558 से लेके 1573 तक टोटल 15 वर्ष का समय लगता है। कितना लगता है? टोटल 15 वर्ष का समय लगता है। अगर लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक थे अताउल्लाह काज़विनी। अगर इसमें कहानियों की संख्या की बात की जाए तो 360 कहानी है, और चित्रों की संख्या की भी बात की जाए तो 1400 चित्रों की संख्या है। इसमें टोटल चित्रों की संख्या कितनी है हमीर हमजा में? तो 1400 चित्रों की संख्या है। अगर खंड की बात की जाए तो 12 इसमें खंड हैं। कितने खंड हैं? 12 खंड हैं। अगर चित्रण की बात की जाए, किस पे चित्रण होता था? तो कपड़े पर इसका आकार, कपड़े पर चित्रण किया जाता था। तो कपड़े पे इसका आकार क्या था? 68 गुणे 32 सेमी था। 68 गुणे 32 सेमी जो कि कपड़े पर था। और कागज़ की बात की जाए तो 28 गुणे 22 सेंटीमीटर था। कितना था? 28 गुणे 22 सेंटीमीटर था। फिर बात होती है कि अकबर के समय में 1560 से 75 के मध्य जो कि अनेक जिल्दों पे बहुत जो कि रुपए लगा के इस पर चित्रावली तैयार करवाता है अकबर, जो कि इसमें वर्तमान में 150 चित्र इसमें उपलब्ध हैं। वर्तमान में कितने चित्र हैं? तो 150 चित्रों के विवरण मिलते हैं, जिसमें से 61 चित्र वियना में है। कहाँ पे है? 61 चित्र वियना में है। 25 साउथ सिंगटन लंदन में है। ठीक 15 अमेरिका। भारत में 6 चित्र हैं। भारत में 6 चित्र हैं। कहाँ पे हैं? 2 चित्र भारतीय कला भवन वाराणसी में है। 2 चित्र जो कि मुंबई में है। 1 चित्र हैदराबाद में है। 1 चित्र बड़ौदा में है। अगर इसके चित्रणकर्ता की बात की जाएगी तो मीर सैयद अली व अब्दुल समद सिराजी थे। कौन थे? मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी। अगर प्रमुख चित्रकार की बात की जाएगी तो मीर सैयद अली थे। कौन थे? मीर सैयद अली थे। अगर अमीर हमजा की हम बात करते हैं तो अमीर हमजा को हुमायूं ने इस ग्रंथ को चित्रित करवाना शुरू किया था। अगर पूछा जाए कि अमीर हमजा को चित्रित करवाना किसने शुरू किया था, तो हुमायूं इसको चित्रण करवाना शुरू करता है, जो कि अकबर पूर्ण करता है। अगर पूर्ण की बात की जाए तो अकबर ने इसे पूर्ण करवाया है।
तो हमजनामा की विशेषता के विषय में हम बात करते हैं। तो हमजनामा की विशेषता क्या है कि इसमें देखिए चित्र संयोजन में जो कि अजंता की झलक देखने को मिलती है। किसकी मिलती है? तो अजंता की झलक अगर देखने को कहीं मिलती है तो वो है हमजनामा में दिखती मिलती है। हमजनामा में जो कि चित्रण जो भी हुआ है अलंकारिक न होकर दृष्टांत चित्र है। प्रायः यह एक चश्म के चित्रण बने हुए हैं। इसमें अगर प्रधान अंश की बात की जाए तो कश्मीरी शैली में बना है और शेष जो बना हुआ है वो राजस्थानी व ईरानी शैली में बना हुआ है। अगर बात की जाए तो इसमें चित्रण की शैलियों किसकी मिश्रण है? तो प्राकृतिक चित्रण व फारसी शैली दोनों शैलियों का मिश्रण है। किसका है? तो फारसी प्राकृतिक चित्रण व फारसी दोनों शैलियों का मिश्रण है। फिर बात होती है कि नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक ग्रंथ मीर सैयद अली और कमालुद्दीन बेहजाद की चित्रित हुई है। अगर नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही के अगर ग्रंथ की बात की जाए तो मीर सैयद अली और कमालुद्दीन बेहजाद की चित्रित की गई हुई है। ठीक, हुमायूं के विषय में अगर बात की जाए तो आइए थोड़ा बहुत हुमायूं के विषय में हम बात करते हैं। देखिए, हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था, हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था, इसका जन्म 1530 में होता है। इसकी मृत्यु जो कि 1556 में होती है। इसका जन्म कब होता है? तो 1530 में इसका जन्म होता है और 1556 में इसका मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले हुमायूं का अर्थ क्या होता है? तो हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। देखिए, हुमायूं एक मुस्लिम होते हुए भी लेकिन उसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही रुचि थी, जो ज्योतिषों की बात बहुत मानता था। इसलिए 7 दिन में वो 7 रंग के कपड़ा पहनने का प्रचलन शुरू किया था। तो किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। 7 दिनों में 7 रंग के कपड़ा वो पहनता था, क्योंकि उसे ज्योतिषों में बहुत ज़्यादा विश्वास था। क्या था? ज्योतिषों में उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था। हुमायूं के कला प्रेम की अगर बात की जाए तो साहित्य प्रेम के तौर पे प्रमाण के तौर पे देखा जाए तो शेर मंडल नामक पुस्तकालय में वो पुस्तकों का संग्रह करवाता है। अंत में इसी शेर मंडल सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? हुमायूं को मृत्यु हो जाती है। हुमायूं इतना चित्रकला का प्रेमी था कि वह अपने युद्ध अभियान में भी सचित्र पोथियों को साथ रखता था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल का कौन सा ऐसा शासक था कि जो कि चित्रकला का प्रेमी था, युद्ध में भी अपने साथ सचित्र पोथियों को साथ रखता था? तो कौन था? वो हुमायूं था। एक बार वो क्या किया था? ईरान प्रवास के दौरान तबरेज में हुमायूं की मुलाकात 2 ईरानी चित्रकार से हुई। किसकी हुई? 2 ईरानी चित्रकार से होती है। वो चित्रकार जो कि बेहजाद के शिष्य थे। किसके थे? बेहजाद के शिष्य थे। वो दोनों चित्रकार कौन कौन थे? तो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे और मीर सैयद अली थे। क्यों मीर सैयद अली को जुदाई कहा जाता है? क्योंकि जुदाई नाम से ये कविता लिखते हैं। फिर बात होती है कि देखिए, अब्दुल समद सिराजी जो कि कहाँ का था? तो ईरान का ये निवासी था। ये पशु चित्रण का विशेषज्ञ था और एक योग्य क्या था? सुलिपिकार भी था। ये शिकस्त शैली का लेखक था। किसका था? ये शिकस्त शैली का लेखक था। अच्छे लेखन के कारण इसको अकबर ने सीरी कलम, मीठी कलम की उपाधि दी थी। कौन किसकी दी थी? सीरी कलम की या मीठी कलम की उपाधि अकबर ने ही दी थी। बाद में क्या होता है कि अकबर जो कि फतेहपुर सिकरी में टकसाल का अध्यक्ष बना देता है। किसे? अब्दुल समद सिराजी को, और 400 का मनसब दे देता है। बाद में क्या करता है अकबर इसे बाद में मुल्तान का सूबेदार बनाता है। फिर सिराजी के 2 शिष्य होते हैं, दसवंत और बसावन। ठीक, दसवंत और बसावन। फिर बात होती है कि सुंदर पक्षियों का चित्र सर्वप्रथम किसने बनवाया था? तो सुंदर पक्षियों का चित्र सर्वप्रथम हुमायूं ने बनवाया था। तो कब बनवाया था? ये 1540 में बनवाया था। कब बनवाया था? ये 1540 में बनवाया था। ये हो गए मोहम्मद शाह सिराजी। फिर हम बात करते हैं मीर सैयद अली की। देखिए, मीर सैयद अली जो कि काबुल का रहने वाला था।
मीर सैयद अली के बारे में हमने बताया, यह जुदाई नाम से प्रसिद्ध था। मीर सैयद अली की विशेषता क्या थी? तो ये ग्रामीण चित्रकला या लोक जीवन का चित्रकला का विशेषज्ञ था। किसका? ग्रामीण चित्रकला या लोक जीवन के चित्रकला का ये विशेषज्ञ था मीर सैयद अली। देखिए इसका एक जो कि बहुत ही बेहतरीन चित्रण है, लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू। क्या? लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू का चित्रण मीर सैयद अली ने किया है। मीर सैयद अली देखिए दोनों हुमायूं और अकबर के निर्देशन में चित्रकला का अभ्यास करता है। किसका? मीर सैयद अली। अगर बात की जाए तो एक बार हुमायूं जो कि यात्रा पर था, तो उसी समय इसके हाथ पर एक सफ़ेद कलर का कबूतर आके बैठ जाता है, तो हुमायूं जो कि उसके पंख काट के उसका चित्रण करवाता है, फिर उस कबूतर को छोड़ देता है। फिर हम आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र किस शैली से चित्र है? देखिए अगर कल्पसूत्र की बात की जाए तो कल्पसूत्र जो कि जैन शैली से है। किससे है? जैन शैली से है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। रागमाला किस शैली से संबंध है? तो रागमाला किस शैली से संबंध है? तो ये राजस्थानी शैली से संबंध है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117। किस शैली में भौहें धनुषाकार बनाया गया है? तो किस शैली में भौहें धनुषाकार बनाया गया है? तो ये राजस्थानी शैली में बनाया गया है। किस शैली में बनाया गया है? तो ये राजस्थानी शैली में बनाया गया है। फिर आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस शैली में आंखें कमल के पंखुड़ियों के समान है? किस शैली में आंखें कमल के पंखुड़ियों के समान है? तो किस शैली में है ये? तो किस शैली में है ये बना हुआ है? तो ये कोटा बूंदी शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? तो कोटा बूंदी शैली में बना हुआ है। कोटा बूंदी शैली में बना हुआ है। फिर हम कोटा बूंदी शैली में बना हुआ है। फिर राजस्थानी शैली के विषय में हम थोड़ी बहुत अगर हम बात करते हैं तो जैसे कपड़े का चित्रण का प्रमुख स्थल राजस्थानी शैली में कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में है। अगर ऊँट की ख्याल के चित्रण का प्रमुख स्थल की बात की जाएगी तो ये बीकानेर में है। अगर राग रागनियों का सर्वाधिक चित्रण किस शैली में हुआ है? तो बूंदी शैली में हुआ है। अगर पहाड़ी शैली में राग रागनियों का सर्वाधिक अंकन की अगर बात की जाएगी तो ये कांगड़ा शैली में हुआ है। अगर राजस्थानी शैली की बात की जाए कि इसकी पहचान क्या है, तो इसके पहचानने का जो सर्वाधिक उत्तम तरीका है तो इसकी आँखें। इस शैली की जो चित्रण की पहचान होती है उस चित्रण को आँखों से पहचान किया जाता है। अगर बात की जाएगी 12 मासा का सर्वाधिक चित्रण किस में हुआ है? तो ये बूंदी शैली में हुआ है। अगर राजस्थानी शैली का प्रिय विषय की बात की जाएगी तो ये राधा कृष्ण में बने हुए हैं। इसमें बने हुए राधा कृष्ण में बने हुए हैं। फिर बात होती है कि राजस्थानी शैली सम्मिलित नाम क्या है? तो राजस्थानी पहाड़ी कहिए, दूसरा नाम इसको हिंदू शैली भी कहा जाता है। फिर बात होती है कि हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस पे हुआ है? तो हाथी दांत के पटरियों का चित्रण किस पे हुआ है? तो अलवर शैली के हुआ है। फिर हम राजस्थानी शैली की विशेषता के विषय में आइए हम बात करते हैं। तो राजस्थानी शैली जो कि विशुद्ध भारतीय शैली है। क्या है? शुद्ध नहीं है, ये विशुद्ध भारतीय शैली है, क्योंकि इस पर किसी विदेशी शैली मुगल या ईरान का प्रभाव नहीं है। क्या है? ये विशुद्ध भारतीय है। इसमें अगर बात की जाए इस शैली में कितने चश्म के चेहरे की अधिकता है, तो इसमें एक चश्म के चेहरे की अधिकता है। इसमें एक चश्म चेहरे की अधिकता है। फिर बात होती है कि राजस्थानी शैली में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो इस शैली में चटकीले या गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। इस चटकीले गहरे रंग में किसका प्रयोग किया गया है? तो लाल और पीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। फिर बात होती है कि अगर इसमें चमक लाने के लिए क्या किया जाता था? तो अकीक पत्थर से इसमें घोटाई की जाती थी। क्या की जाती थी? अकीक पत्थर से इसमें घोटाई की जाती थी। राजस्थानी शैली में जो कि वैष्णव धर्म
वल्लभ संप्रदाय की अधिकता रही है, जिसके कारण इसमें क्या हुआ है, राधा और कृष्ण की मनोरम लीलाओं का चित्रण किया गया है। अगर बात की जाएगी राजस्थानी शैली में ऋतुओं के अनुरूप किसका किया गया है, तो राग रागनियों तथा 12 मासाओं का आदि में चित्रणों का विशेष महत्व रहा है। बात होती है इस शैली में श्रृंगार रस की अधिकता रही है। किसकी? श्रृंगार रस की अधिकता रही है। और राजस्थानी शैली मुख्यतः किस चित्रकला से प्रभावित रही है, तो ये अजंता चित्रकला से प्रभावित रही है। अगर इसकी हम बात की जाए तो रेखाओं की बारीकी इस शैली की प्रधानता रही है। कम रेखाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या किया गया है, तो कम रेखाओं का प्रयोग किया गया है। अगर मुगल शैली की तुलना की जाए तो देखिए राजस्थानी और मुगल शैली की अगर समानता की बात की जाए तो देखिए राजस्थानी तथा मुगल शैली दोनों में कथाओं के आधार पर चित्रण बनाए गए हैं। जहां मुगल में किस पे बने गए हैं, मुगल काल में रामायण, महाभारत, अन्य फारसी ग्रंथ का चित्रण किया गया है। वहीं राजस्थानी में किसका किया गया है, तो राधा कृष्ण का अत्यधिक चित्रण किया गया है। फिर बात होती है कि सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो दोनों शैलियों में भावों का सफल चित्रण किया गया है, जिसमें जहाँ पे मुगल में क्या दिखाया गया है, क्रोध, अत्यंत रौद्र रस का प्रभाव प्रदर्शित होता है। फिर बात होती है पॉइंट 3 की, मुगल चित्रों में पुरुषों की छवि ज़्यादा बनी है तथा नारी की कम, और राजस्थानी शैली में नारी का चित्रण अधिक हुआ है। क्या हुआ है, नारी का चित्रण राजस्थानी शैली में अधिक हुआ है। वहीं राजस्थान में वात्सल्य तथा श्रृंगार रस का प्रभाव है। ठीक, अगर हम ये तो हो गए 3 पॉइंट आपके समानता की बात होती है। अगर हम असमानता के विषय में बात करते हैं तो देखिए मुगल और राजस्थानी शैली में असमानता क्या रही है। तो देखिए मुगल शैली का आधार क्या रहा है, तो मुगल शैली का आधार सभी लोग जानते हैं ईरानी है। क्या है, मुगल शैली का आधार क्या है, तो ईरानी है। और राजस्थानी शैली का आधार क्या है, तो ये भारतीय है। क्या है, ये भारतीय है। अगर मुगल काल के कला की हम बात करते हैं, परंतु राजस्थानी चित्रकला में दरबारी कला के साथ साथ स्वतंत्रता की भी चित्रकारी की गई है। मुगल काल में क्या रही है, सिर्फ दरबारी कला रही है, लेकिन राजस्थानी कला में क्या रही है, उसमें दरबारी कला के साथ साथ स्वतंत्र चित्रकारी भी की गई है। ठीक, फिर मुगल शैली का विषय क्षेत्र राजपूत शैली विषय क्षेत्र से छोटा है। क्या है, छोटा है। फिर बात होती है पॉइंट नंबर 4 की, मुगल व राजपूत दोनों का रंग विधान चटकीला है। ठीक, जहां अगर मुगल शैली की बात की जाए इसमें रंग विधान ईरानी रही है, तो वहीं राजपूत शैली की बात की जाए राजस्थानी की, तो यहाँ पे रंग विधान चटकीली होने के बावजूद भी सादगी भरा हुआ है। क्या हुआ है, सादगी भरा हुआ है। फिर बात होती है पॉइंट नंबर 5 की, मुगल शैली में कलाकारों का नाम फारसी भाषा में चित्रों का अंकित है, जबकि राजपूत शैली के कलाकारों का नाम देवनागरी लिपि में अंकित है। किसमें है, देवनागरी लिपि में अंकित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की, गुलेर, तीरा, नूरपुरा, कांगड़ा घाटी किस शैली की चित्रकला विकसित हुई है। तो किस शैली की चित्रकला विकसित हुई है, तो ये पहाड़ी शैली की चित्रकला विकसित हुई है। देखिए पहाड़ी शैली को अगर हम बांटते हैं तो 3 खंड में बांटते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। किसमें, पहाड़ी शैली की हम बात करते हैं तो इसको 3 स्थानों में विभाजित करते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगर पहाड़ी शैली की बात की जाए तो 1700 से 1900 तक पहाड़ी शैली विकसित होती है। देखिए अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 2 शैलियाँ आती हैं, बसोहली शैली और गुलेर शैली। कौन सी, बसोहली शैली और गुलेर शैली। गुलेर शैली का जन्म कब होता है, तो 1760 में होता है। अगर हिमाचल प्रदेश में बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में आपका कांगड़ा शैली, नूरपुर शैली, चंबा, कुल्लू और मंडी। कौन कौन सा, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा, कुल्लू और मंडी। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में गढ़वाल है। कौन सा, उत्तराखंड में सिर्फ गढ़वाल शैली की है। अगर बात की जाए 1916 में सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, तो ये आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को 2 भागों में भी बांटा था।
कौन कौन से? एक उत्तरी चित्रकला, एक दक्षिणी चित्रकला। तो उत्तरी चित्रकला में कौन आता है? कांगड़ा शैली आती है। और दक्षिणी चित्रकला में कौन सी शैली आती है? तो जम्मू कश्मीर, जो कि कश्मीरी शैली के नाम से जाती है। अगर बात की जाए पहाड़ी चित्रकला की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? तो कांगड़ा शैली है। अगर उद्गम स्थल की बात की जाए तो उद्गम स्थल जो कि गुलेर शैली को माना जाता है। अगर पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र पूछा जाए तो प्रधान केंद्र बसोहली रहा है। और प्राचीनतम केंद्र की बात की जाए तो बसोहली रही है, किसके अनुसार? जेसी फ्रेंस के अनुसार, जो कि ये बसोहली रही है। फिर बात होती है कि सर्वप्रथम जानकारी कब होती है? तो 1910 में आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से हुई थी, जब उन्होंने कांगड़ा के कुछ चित्रों को इलाहाबाद में प्रकाशित करवाया था। बात होती है कि राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, तो 1916 में किसने किया था? स्वामी जी ने किया था। फिर आप बात किए, अगर प्रमुख पुस्तक की बात की जाए तो हिमालयन आर्ट, पहाड़ी चित्रकला के पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेसी फ्रेंच हैं। और कांगड़ा पेंटिंग WG आर्चर हैं। मास्टर पीसीज राजपूत पेंटिंग तो ओसी गांगुली हैं। दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कार्ल खंडालवाला हैं। फिर बात होती है इंडियन पेंटिंग्स इन दी पंजाब हिल्स। अगर बात की जाए इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स की बात की जाए तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं WG आर्चर हैं। कौन है? WG आर्चर हैं। अगर पहाड़ी चित्रकला की विकसित बात की जाए, अगर इसके प्रारंभिक की बात की जाए तो 18वीं और विलंबित की बात की जाए तो 19वीं शताब्दी है। फिर बात हम कर लेते हैं थोड़ा, आज हम कांगड़ा शैली के विषय में हम बात करते हैं। देखिए, कांगड़ा के क्षेत्र पर कटोच राजवंशों की सत्ता थी। किसकी थी? कटोच राजवंश की सत्ता थी। यह कांगड़ा का प्राचीनतम राजवंश था। देखिए, जब मुगल साम्राज्य का पतन होता है तो जो बाद में घमंड चंद्र जब सत्ता संभालता है और कांगड़ा शैली के विकास में योगदान देता है। अगर पूछा जाए कांगड़ा शैली का जन्म कब हुआ था, तो कांगड़ा शैली का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसके 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से थे? गुलेर, सुजानपुर और नूरपुर। ठीक, गुलेर, सुजानपुर और नूरपुर थे। हम बात करेंगे कांगड़ा शैली में, इसके आगे हम कल के वीडियो में हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास होता है? तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के काल में होता है। किसके काल में होता है? तो जहांगीर के काल में सर्वाधिक चित्रकला का विकास होता है। अगर स्थापत्य कला की बात की जाए तो स्थापत्य कला शाहजहां के काल में होता है। अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विकास अकबर के काल में होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। मुगल काल का प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र किसने बनाया? तो उस्ताद मोहम्मद मंसूर ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। 122 की, किस शैली में पोस्ट कार्ड साइज के चित्र बनाए गए? तो किस शैली में बनाए गए? ये कंपनी शैली में बनाए गए हैं। किस शैली में बनाए गए हैं? ये कंपनी शैली में बनाए गए हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। तांत्रिक कला का चित्र मुख्यतः किस शैली का है? तो तांत्रिक कला का चित्र मुख्यतः मधुबनी शैली का है। किस शैली का है? तो मधुबनी शैली का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124। फ्रेस्को पेंटिंग चित्रकला विधि किस शैली से संबंध है? फ्रेस्को पेंटिंग तो किस शैली से संबंधित है? अभी हमने बताया अजंता से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। यशोधरा व राहुल का चित्र अजंता के किस गुफा में है? यशोधरा व राहुल की बात कर रहा है, तो ये किस में है? ये किस गुफा में है? तो गुफा नंबर 17वीं गुफा में है। किस में है ये? गुफा नंबर 17वीं में ये है। गुफा नंबर 17वीं में यशोधरा व राहुल का चित्रण मिलता है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं अजंता के कुछ प्रमुख चित्रों के विषय में, और जो कि किस गुफा में। जैसे कि शाम जातक की बात की जाए तो शाम जातक जो कि गुफा संख्या 10 और 17 दोनों में है।
किसमें है? गुफा संख्या 10 और 17 दोनों में है। देखिए साम जातक हो गया, छदंत जातक हो गया, ये दोनों गुफा संख्या 10 और 17 में है। और राजकीय जुलूस के चित्र की बात की जाए तो ये किस में है? गुफा संख्या 10 में है। अगर मार विजय की बात की जाए तो मार विजय गुफा संख्या 1 और 17 दोनों में है। और काली राजकुमारी और सुंदरी की बात की जाए, या अवलोकितेश्वर पदम पाणी की बात की जाए, या वज्रपाणी की बात की जाए, या चंपे जातक की बात की जाए, तो ये सब गुफा संख्या 1 में है। किसमें है? गुफा संख्या 1 में है। अगर शिवी जातक की बात की जाएगी तो शिवी जातक गुफा संख्या 1 और 17 में है। अगर नंद कुमार के वैराग्य की बात की जाएगी तो गुफा संख्या 16 में नंद कुमार के वैराग्य की बात होती है। अगर बात होती है झूला झूलती राजकुमारी, झूला झूलती राजकुमारी का चित्रण किस गुफा में है? तो ये गुफा संख्या 2 में, झूला झूलती राजकुमारी का गुफा संख्या 2 में है। और सहस्त्र बुद्ध का चित्र की बात की जाए तो सहस्त्र बुद्ध का भी चित्रण गुफा संख्या 2 में है। फिर बात की जाती है कि श्रावस्ती का चमत्कार किस गुफा में है? तो श्रावस्ती का चमत्कार गुफा संख्या 1 और 2 में है। अगर नीलगिरी प्रकरण की बात की जाएगी तो गुफा संख्या 17 में है। फिर बात होती है कि शांतिवादी जातक किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 2 में है। शांतिवादी जातक गुफा संख्या 2 में है। अगर गुफा संख्या 16 में बात की जाए तो गुफा संख्या 16 में हमको मिले हैं बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य की बात होती है। और बुद्ध के गृह त्याग का भी दृश्य भी होता है। राजगृह की गलियों में भिक्षा पात्र के लिए बुद्ध को भी दिखाया गया है। मरलासन अगर राजकुमारी की बात की जाए तो मरलासन राजकुमारी भी गुफा संख्या 16 में ही है। सर्वाधिक अगर बात की जाएगी तो सर्वाधिक गुफा संख्या 17 में हमको चित्रण मिलता है। गुफा संख्या 17 में हमको भिक्षुक बुद्ध, मानसी बुद्ध का चित्र, उड़ती अप्सराएं, छत पर सुंदर आलेख, महाकपि जातक, मातृपोषक जातक, देशांतर जातक, महासुत सोम जातक में बनाए गए हैं। अगर बात की जाए गुफा संख्या 6 की हम बात करते हैं तो इसमें केश संस्कार से युक्त सुंदरी, भिक्षु और द्वार पालों की बात होती है। और कुल अगर भी बात की जाए कितने बुद्ध जातकों का चित्र अजंता की गुफाओं में बना हुआ है तो कुल 547 कितने 547 जातक बुद्ध के चित्र बनाए गए हैं। कितने? और कुल गुफा कितनी है? तो कुल गुफा 30 गुफाएं हैं। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो अजंता की गुफा ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। इसमें किस विधि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें फ्रेस्को सेस्को विधि का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? फ्रेस्को सेस्को विधि का प्रयोग हुआ है। अगर सबसे प्राचीन गुफा की बात की जाए तो सबसे प्राचीन गुफा संख्या 13 है। अगर बात की जाएगी क्यूरेटर की कब नियुक्ति हुई थी तो क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 में हुई थी, जो कि अजंता में अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर अगर बात की जाएगी तो इसमें जो कि 5 गुफाएं ऐसी हैं जो कि चैत्य गुफाएं हैं। कौन सी? 9, 10, 19, 26 और 30। कौन सी? 9, 10, 19, 26 और 30। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9335432011 पे संपर्क कर सकता है। किसी भी समय आप कॉल करिए, हमेशा ये रिसीव होगा। ये किसी चीज़ में आपको अगर दिक्कत हो रही है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।